आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है एवं समस्त अधिवक्ता साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 205 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2-3 प्रश्न ST/SC एक्ट से पूछे ही जाते हैं। इसके पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए एमपी एडीपीओ को लेकर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था। लागू किया गया था 1989 में। जो SC/ST एक्ट है 1989 का है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। अत्याचार का कारण नहीं थी ऋणग्रस्तता। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार से संबंधित अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। हाँ, उन्हें राहत देने एवं उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रावधान SC/ST एक्ट के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। चौथा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किसकी उन्नति का एक प्रावधान है। सिद्धांत पर आधारित है। यह आधारित है संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, SC और ST अधिनियम के अधीन अपराधों का ट्रायल करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में स्पेसिफाई करने का प्रयोजन है। शीघ्र ट्रायल के लिए, समयबद्ध ट्रायल के लिए, पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छठवां, SC तथा ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अप्रत्यक्षता का अंत के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा।
सातवां, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है, जो बात करता है आपत्यवस्था यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 23 धाराएं हैं। नौवां, एससी और एसटी एक्ट 1989 में नवीनतम संशोधन किस अधिनियम अध्यादेश द्वारा किया गया था? 2015 में संशोधन हुआ था, इसलिए 2016 का अधिनियम क्रमांक 1 है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और 2018 में संशोधन हुआ था। 2 संशोधन हुए हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। 10वां, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 विस्तृत है संपूर्ण भारत क्षेत्र पर, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। 11वां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? 11 सितंबर 1989 को सहमति प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 सितंबर 1989। 12 एससी और एसटी अधिनियम 1989 लागू किया गया 30 जनवरी 1990 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 एससी और एसटी अधिनियम 1989 लागू हुआ। 1989 लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। इसका बी ऑप्शन सही है और इसका एक्ट नंबर 33 है। इसके बाद 14 अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 को किस तारीख से लागू किया गया? यह लागू किया गया था 26 जनवरी 2016 से, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 15वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अत्याचार परिभाषित है निम्नलिखित के अंतर्गत। एक्टोसिटी को परिभाषित किया गया है 2A में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 2A। 16 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत शब्द एक्टोसिटी का अर्थ है। ए ऑप्शन गैर हिंदू को हिंदू मंदिर में प्रवेश से निवारित करना। बी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध है एक्टोसिटी से, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 17 कोड से अभिप्रेत है, यानी कि 2B में संहिता शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ CRPC या VNSS से लिया जाएगा, इसलिए इसका
बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की किस धारा के अनुसार इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो संहिता यानी कि कोड से सीआरपीसी 1973 का तात्पर्य है। धारा 2B यानी कि ए ऑप्शन सही है। 19 एससी और एसटी अधिनियम की धारा 2B के अंतर्गत कोड से अभिप्रेत है। कोड से अभिप्रेत है भारतीय दंड संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। ए ऑप्शन इसका सही है। 20 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में आश्रित में निम्नलिखित में से पीड़ित का कौन सा नातेदार सम्मिलित नहीं है। आश्रित को परिभाषित किया गया है 2BB में। माता पिता शामिल है, पुत्र शामिल है, पुत्र का पुत्र शामिल नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए सी होगा इसका। 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आश्रित में निम्नलिखित में से पीड़ित का कौन सा नातेदार सम्मिलित है। आश्रित शब्द की परिभाषा कहाँ पर परिभाषित की गई है बताइए। पहला पति का पत्नी, पति पत्नी शामिल है, बालक है, माता पिता, यह तीनों शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। 22 एससी एवं एसटी एक्ट 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। BC में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और EB में सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। यह दोनों साथ पढ़ने हैं, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। 23 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आर्थिक बहिष्कार किसे कहा गया है। ए ऑप्शन अन्य व्यक्ति से आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है 2BC में। भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने बिल्कुल सही है। B अवसरों का प्रत्याख्यान करना, यह तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। 24 इस एक्ट के अंतर्गत SC एवं ST का अर्थ संविधान के कौन से अनुच्छेद से लिया जाएगा। अनुच्छेद 366, 24 एवं 25, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 25 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वही अर्थ समझे जाएंगे जो वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 24 एवं 366 25 के अंतर्गत, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 26 विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में स्पेसिफाई कोई सेशन न्यायालय, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27
एससी और एसटी एक्ट 1989 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है? 2D में विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन सही है। 28 एससी और एसटी एक्ट 1989 की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट के माध्यम से बताइए। 29 विशेष लोक अभियोजक से अभिप्रेत है। विशेष लोक अभियोजक के रूप में स्पेसिफाई लोक अभियोजक। बी धारा 15 में स्पेसिफाई अधिवक्ता। सी उपरोक्त दोनों से अभिप्रेत है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 30 अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पीड़ित को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? 2EC में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन। 31 अनुसूचित जाति तथा जनजाति एक्ट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया, तो उनका अर्थ VNS, VNSS, VSA से लिया जाएगा, यानी कि साक्ष्य अधिनियम, CRPC, IPC तीनों से लिया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 3 में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। एससी एवं एसटी एक्ट 1989 की किस धारा में अत्याचार दंडनीय है? धारा 3(1) और 3(2) में अत्याचार को दंडनीय बनाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 34 एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधान निम्न में से किस परिस्थिति में आकर्षित होते हैं? जब परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, यानी कि जिसने अपराध किया है वह एससी एसटी का सदस्य नहीं होना चाहिए, जिसके प्रति अपराध हुआ है वह एससी एसटी का सदस्य होना चाहिए, तभी यह एक्ट लागू होता है। सेम पर्सन में लागू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई एससी का है और एससी टी के पर्सन को ही मार पिटाई कर देता है तो यह लागू नहीं होगा। अगर कोई ओबीसी वर्ग का है या जनरल का है, वह एससी या एसटी वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करता है तो उसके ऊपर यह एक्ट लागू हो जाएगा। 35 ए एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दोनों अनुसूचित जाति के है ए और बी सार्वजनिक स्थान के रूढ़िगत अधिकार का प्रयोग करने और वहां पहुंचने से प्रतिबंधित करता है, इसलिए यह एक्ट लागू नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही है इसका। 36 अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन कोई भी अपराध केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जा सकता है
जो SC ST का नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 37 ए नाम का व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, एक अनुसूचित जाति के सदस्य को घृणात्मक पदार्थ रखने के लिए मजबूर करता है तो उसके ऊपर धारा 3 के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। 3(1) में ए ऑप्शन सही है। 38 मजाक से 3 गैर अनुसूचित जनजाति के लड़कों ने एक अनुसूचित जाति के लड़के के मुंह में मूत्र डाल दिया। क्या वे किशोर दोषी है? हाँ, वे दोषी माने जाएंगे। उन्होंने उस लड़के को एक अप्रिय एवं निकृष्ट पदार्थ पीने को विवश किया है, इसलिए दोषी माने जाएंगे। धारा 3(1) में जिन्हें 65+ 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, 5 वर्ष तक की हो सकती है। 39 ए अकेला, बी गैर अनुसूचित जाति के फार्म हाउस पर एक मजदूर के तौर पर कार्य करता है। बी उसके कार्य से संतुष्ट नहीं होने के कारण उसको गालियां देता है। क्या बी ने कोई अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने ए को अपमानजन के समक्ष गाली नहीं दी है। पब्लिक प्लेस पर लोगों के सामने गाली देना जरूरी है, तब अपमानित होता, इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका, कोई अपराध नहीं। 40 ए जो किसी SC या ST का सदस्य नहीं है। ए नाम का व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है। एक अनुसूचित जाति के एक सदस्य बी अनुसूचित जाति का सदस्य है के शरीर पर बलपूर्वक कपड़े उतरवाता है। ए नाम का व्यक्ति बी के बलपूर्वक कपड़े उतरवाता है, तो यहाँ पर SC ST एक्ट लग जाएगा। ए ने अत्याचार का अपराध किया है, धारा 3(1) ड़ा में, यानी कि डी में। 41 SC तथा ST एक्ट 1989 की धारा 3(1) के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए दे अधिकतम दंड है। अधिकतम दंड है 5 वर्ष तक का और न्यूनतम दंड है 6 महीने से कम नहीं, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। 42 अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कम से कम दंड का प्रावधान है 6 महीने। बी ऑप्शन सही है। 43 SC एवं ST एक्ट के अंतर्गत दंडनीय निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है? 3(2)(3) आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। 44 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 की धारा 3(2) के तहत अभियुक्त अग्नि विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करता है तो उस पर कितना दंड अधिरोपित किया जा सकता है? उस पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 67+ है, 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकती है। अगर कोई
3(2) का अपराध करता है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 45 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अप्रत्यक्षता का कंडक्ट समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है पशु का शव हटाने हेतु, सफाई हेतु, पशु की खाल खींचने हेतु। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। 46 यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 47 ए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, ए नाम का व्यक्ति SC ST का सदस्य नहीं है। बी जनजाति का सदस्य है, बी नाम का व्यक्ति जनजाति का सदस्य है के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है ए बी के विरुद्ध, जिसके फलस्वरूप बी दोषसिद्ध पाया जाकर उसके विरुद्ध मृत्युदंड का क्रियान्वयन हो जाता है। ए भी मृत्युदंड से दंडनीय होगा। ए ऑप्शन सही है। 48 कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को उसके मकान, गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है तो ऐसे व्यक्ति को 65 6 माह से कम नहीं 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। 6 माह से कम ना होने वाले जो 5 वर्ष तक का हो सकता है कारावास, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 49 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो SC या ST का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा तो उसे 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, यानी कि 65+। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नहीं है, वह अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसका घर अथवा रहवास की जगह छोड़ने को बाध्य करता है तो उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? उसके लिए सज़ा का प्रावधान है 6 महीने से कम नहीं, जो 5 साल तक हो सकती है, और जुर्माना। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 51 ए नाम का व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति, बी अनुसूचित जनजाति की महिला, यानी कि दोनों समान कास्ट के हैं, इसलिए यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 52 ए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति नहीं है, SC ST पर्सन, बी के रहने के मकान में जो अनुसूचित जाति का सदस्य है बी है, वह मकान में रहता है, रहने के मकान में आग लगा देता है। ए निम्नांकित में से किस दंड से दंडित किया जाएगा? ए दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास से। इसका सी ऑप्शन सही है। 53 अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत किस धारा में उस व्यक्ति के लिए प्रावधान है जो अनुसूचित जाति
या जनजाति के व्यक्ति को व्यवहार के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा। 2 जे में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। चौवन ए जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, बी को जो एक अनुसूचित जाति का सदस्य है, बी है, बेगार करने के लिए विवश करता है, तो वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत निम्नांकित में से किस कारावास से दंडित किया जा सकता है? 65 प्लस 6 महीने से कम नहीं, 5 वर्ष तक, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 क्या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3(1)(d) के अंतर्गत अपराध गठित करेगा? हाँ, अपराध गठित करेगा। 3(1)(द) में यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया है, तो यह एक प्रकार का अपराध है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 56 क्या अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 3(1)(d) के अंतर्गत अपराध के लिए दंड है? घटना स्थल पर पीड़ित की उपस्थिति आवश्यक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर घटना स्थल पर पीड़ित ही उपस्थित नहीं है तो यह अपराध इस धारा का अपराध नहीं बनेगा, इसलिए उपस्थिति जरूरी है उसकी। 57 अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के अंतर्गत अपराध में आईपीसी की धारा 354 तथा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के तत्व सम्मिलित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 की धारा 3(1)(b) यानी कि वाह के अंतर्गत दंडनीय अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के तत्व सम्मिलित है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। 59 अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? 6 माह से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक का हो सकता है। 5 वर्ष तक के कारावास से जुर्माना। सी ऑप्शन इसका सही है। 60 एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, जो धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, तो वह दंडित किया जा सकेगा 1 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान में मृत्युदंड विहित किया गया है। मृत्युदंड के बारे में 3(2)(1) में विहित किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 62 धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अपराध में कितना दंड है? आजीवन कारावास और जुर्माना। 3(2)(5) में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 SC और ST एक्ट 1989 के अंतर्गत
दंडनीय निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है? 3-2-3 का अपराध दंडनीय नहीं है आजीवन कारावास से। इसमें 67 प्लस है, 6 माह से कम नहीं, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 64 अनुसूचित जाति तथा जनजाति एक्ट के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? अधिकतम दंड दिया जा सकता है मृत्युदंड, डी ऑप्शन सही है। 65 अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति को निम्न में से अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है? अधिकतम सजा दी जा सकती है मृत्युदंड की, ए ऑप्शन सही है। 66 ए जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा तो वह दंडनीय होगा। कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 67 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट की कौन सी धारा के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान है? धारा 4 में बताया गया है कर्तव्यों की उपेक्षा करना 61 - 6 माह से कम नहीं, 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 4 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही है। 68 एक लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा पर 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास निम्न में से किस एक्ट के अधीन प्रावधान है? एससी और एसटी एक्ट 1989 के अधीन, सी ऑप्शन सही है इसका। 69 एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करेगा तो वह दंडनीय होगा। 6 महीने से कम नहीं होगी जो 1 वर्ष तक की हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 70 जो कोई लोक सेवक होते हुए किंतु अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य ना होते हुए जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक की सजा हो सकती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 71 यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है तो उसे न्यूनतम दंड होगा। उसे न्यूनतम दंड होगा 1 वर्ष का कारावास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 एक लोक अधिकारी जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है जानबूझकर इस एक्ट के तहत
प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करने में कोताही बरतता है तो उसे कम से कम 6 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही होगा। 73 ए एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है। धारा 4 के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी। बी 1 वर्ष की अवधि तक। सी दोनों सही है, ए और बी, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका। 74 कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, यानी कि कोई भी लोक सेवक है जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक हो सकती है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 75 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 4(2) के अनुसार लोक सेवक का कर्तव्य है कि अन्वेषण करे और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 90 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करें। 90 दिन नहीं है, 60 दिन में आरोप पत्र फाइल करना है तथा विलंब यदि कोई हो तो लिखित में स्पष्ट करें। 76 एससी और एसटी एक्ट की धारा 4(2) में स्पेसिफाई लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की अवहेलना के संबंध में संज्ञान किस न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संज्ञान लिया जा सकता है स्पेशल न्यायालय द्वारा या अनन्य स्पेशल कोर्ट द्वारा। ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन। 77 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 के किस धारा के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड का प्रावधान है। धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, धारा 5। 78 कोई व्यक्ति जो अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह दंडनीय होगा। 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो सजा उपबंधित है उससे दंडित किया जाएगा। इसमें 3 माह है, 6 माह है, 2 वर्ष, तीनों गलत है। सी ऑप्शन 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड क्या होगा। पश्चातवर्ती धारा 5 में बताया गया है वर्धित दंड 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 80 एससी एवं एसटी एक्ट 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में आईपीसी बीएनएस के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। धारा 6 में 81
निम्न में से बीएनएस की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 में भी उसी तरह उपयोग में की जाती है जिस तरह बीएनएस में की जाती है। धारा 3, 5 और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। सामान्य उद्देश्य मुझे याद नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 34 और 149 है दोनों। 82 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति संपहरण प्रावधानित है। 7 में संपहरण के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 एससी और एसटी एक्ट 1989 की धारा 7 के तहत न्यायालय ट्रायल की अवधि के दौरान संपत्ति की कुर्की करने के लिए स्वतंत्र होगा। जी, स्वतंत्र होगा, हाँ में उत्तर है इसका, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 84 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत दंड अधिनिर्णित करने वाला न्यायालय किसी व्यक्ति को कारावास की सजा अधिनिर्णित करने के साथ ही साथ उसकी संपत्ति के संपहरण धारा 7 में बताया गया है का आदेश दे सकता है। हाँ, दे सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 85 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। उपधारणा का प्रावधान किया गया है धारा 8 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान करती है। धारा 8 प्रावधान करती है अपराधों के बारे में उपधारणा 8 और उपधारणा, इस प्रकार याद कीजिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 87 इस एक्ट के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने संदेहप्रद व्यक्ति को वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। 88 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के प्रावधानों में अपराधों के लिए निम्न में से कौन सी उपधारणाएं शामिल की जाएंगी? उपधारणाएं शामिल की जाएंगी दुष्प्रेरण की। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 8A और 8B उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान करती है। 8A की उपधारणा खंडनीय है और 8B की उपधारणा अखंडनीय है और 8C की उपधारणा भी खंडनीय है। 8A की उपधारणा खंडनीय, 8B की उपधारणा अखंडनीय है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 90 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, तो जब तक अन्यथा साबित ना हो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त व्यक्ति
अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था। इसका बी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही होगा। पहचान था, यह अवधारणा की जाएगी। वह जानता था कि जिसको उसने मारा है, कूटा है, वह SC ST पर्सन का है और बचाव नहीं ले सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत किसी अपराध के निवारण और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को पुलिस अधिकारी द्वारा प्रायोज्य शक्तियां प्रदान किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 9 में नई शक्तियां देना। इस प्रकार याद किया है मैंने, तो आपको जैसे भी याद हो कर लीजिए। इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 9। 92 निम्नांकित में से किसी अपराध के निवारण और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी जिले या उसके भाग में पुलिस अधिकारी द्वारा शक्तियां प्रदान कर सकेगी? राज्य सरकार। इसका सी ऑप्शन सही है। 93 ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा SC एवं ST एक्ट के अंतर्गत अपराध किए जाने की संभावना है, निम्नलिखित के अंतर्गत हटाया जा सकता है। धारा 10 में जिला बदल की कार्रवाई की जाती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 13 का अपराध बनता है अगर वह वापस आ जाता है तो। 94 निम्नांकित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 के अध्याय 2 के तहत अपराध करने की संभावनाओं वाले व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाए जाने का निर्देश दे सकता है? विशेष न्यायालय हटाए जाने का निर्देश दे सकता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 95 ऐसे व्यक्ति को जिसके संबंध में यह संभाव्यता है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत अपराध करेगा, उसे उस क्षेत्र से हटाने का आदेश विशेष न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 96 अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निष्कासन की शक्ति किसको प्रदान की गई है? निष्कासन की शक्ति विशेष न्यायालय को प्रदान की गई है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 97 SC और ST एक्ट 1989 की धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक किसी स्थान पर न लौटने का आदेश दिया जा सकता है? 3 वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए 3 वर्ष तक, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। 98 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किए जाने की आशंका है, विशेष न्यायालय उसे SC ST क्षेत्र से स्वयं को हटाने के लिए निर्देश दे सकता है, जिसकी अवधि नहीं हो 3 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 3 वर्ष तक की अवधि होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 3 वर्ष
99 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 10(1) के तहत आदेश से प्रभावित व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने समय के भीतर आदेश को रिवोक या उपांतरित करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है? अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है 30 दिन की अवधि के भीतर। इसका बी ऑप्शन सही है। 100 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धारा 11 के तहत धारा 12 में माप और तौल के बारे में बताया गया है। 13 का अपराध बनता है 10/13। 101 यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के तहत किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है, तब उसे विशेष न्यायालय किस परिस्थितियों के अनुसार गिरफ्तार कर सकेगा? ए यदि निर्देशानुसार हटने में असफल रहे। बी यदि हटने के उपरांत विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश करता है। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 102 ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो देने का प्रतिरोध करते हैं, तो उन्हें धारा 12 में प्रावधानित किया गया है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की किस धारा के अधीन ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो लेने का प्रावधान उपबंधित है? धारा 12 में। सी ऑप्शन इसका सही है। 104 प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर निम्नांकित में से किसको अपने माप और फोटो लेने देगा? किसी पुलिस अधिकारी को अपनी माप और फोटो लेने देगा। ए ऑप्शन सही है इसका। 105 वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध एससी और एसटी एक्ट 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप और फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है, तो आईपीसी की धारा 186 का अपराध बनता है और बीएनएस की धारा 221 का अपराध बनता है। सी ऑप्शन होगा इसका। 106 निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन स्पेसिफाई विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकृत करना, यह पावर नहीं दी गई है। इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका। 107 यदि कोई व्यक्ति धारा 12(2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इनकार करता है, तो उसका कृत्य समझा जाएगा आईपीसी की धारा 186 के अधीन अपराध और बीएनएस की धारा
221 के तहत अपराध समझा जाएगा। 108 यदि कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के द्वारा एससी एवं एसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है, तब उसे धारा 13 में दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 109 कोई भी व्यक्ति जो स्पेसिफाई न्यायालय के द्वारा एससी एसटी एक्ट की धारा 10 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कितनी सजा दी जा सकती है? उसे 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माना दिया जा सकता है, जिसे धारा 13 में बताया गया है। 10/13 का अपराध बनता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 110 अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल किया जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं, इसलिए ई ऑप्शन है। 111 क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट द्वारा ही तो ट्रायल किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 के तहत विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा के तहत किया गया है? धारा 15 के तहत। धारा 15 में लोक अभियोजक स्पेशल और धारा 14 में अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 112 अत्याचार निवारण के लिए राज्य शासन विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय का गठन निम्न धारा के अंतर्गत करती है। धारा 14 के अंतर्गत करती है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 113 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है? धारा 14 में। ए ऑप्शन सही है इसका। 114 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 के तहत विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है शीघ्र ट्रायल का उपबंध के प्रयोजन के लिए, अति शीघ्र ट्रायल के लिए। ए ऑप्शन सही है इसका। 115 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है? विशेष न्यायालय का गठन करता है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 116 एससी एवं एसटी एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हम बता चुके हैं। 117 एससी तथा एसटी एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है? इसका आंसर भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। 118 और जब आप आंसर बताइएगा तो हमें उसमें बता दीजिएगा यह कितने नंबर का है। नंबर डाल दोगे तो हम देख लेंगे कि आपने सही बताया है कि गलत बताया है। जैसे 117 का बी है, सी है, डी है, इस प्रकार नंबर डाल दीजिए। 118 एससी और एसटी एक्ट 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसका आंसर भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए।
119 SC और ST एक्ट 1989 के अधीन एक विशेष न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए सहमति आवश्यक है। संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 120 SC और ST एक्ट 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के ट्रायल की अधिकारिता निम्न में से किसको है? विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय को। ए ऑप्शन सही है इसका। 121 अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिता किस न्यायालय को है? विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय ही संज्ञान ले सकता है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, इसलिए स्पेशल न्यायालय ही संज्ञान लेगा। सी ऑप्शन सही है। 122 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के अंतर्गत किन न्यायालयों को विशेष न्यायालय स्पेसिफाई किया गया है? सेशन न्यायालय को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 123 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अपराधों के निवारण हेतु विशेष न्यायालय का स्तर होगा। विशेष न्यायालय का स्तर होगा सेशन न्यायालय के बराबर, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 124 अनुसूचित जाति जनजाति के अधीन अपराध का ट्रायल किया जा सकता है। अपराध का ट्रायल किया जा सकता है ऐसे सेशन न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु स्पेसिफाई किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित हुए हैं, निम्नलिखित किस न्यायालयों को इस एक्ट के अधीन अपराधों के ट्रायल हेतु विशेष न्यायालय स्पेसिफाई कर सकेगी? सेशन न्यायालय को, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालय की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस एक्ट के अधीन मामले यथासंभव 2 माह की अवधि के भीतर निपटाए जा सके, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 महीने। 127 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के अधीन ट्रायल आरोप पत्र फाइल करने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा? 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 128 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 14A में अपील के बारे में बताया गया है। अपील विधि के प्रश्न पर और तथ्य के प्रश्न पर होगी, लेकिन इंटरलोकेटरी ऑर्डर की अपील नहीं होगी, इसलिए यह दोनों हैं, तथ्य और विधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अधीन किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? अधिनियम में अपील होगी उच्चतम न्यायालय।
उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट में अपील होगी। 130 विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? अपील होगी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाती है उच्चतम न्यायालय, लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अपील होगी हाई कोर्ट में। एससी और एसटी एक्ट 1989 की धारा 14A के अधीन अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश के किए जाने के कितने दिनों के भीतर होगी? 90 दिनों के भीतर अपील की जाएगी। अगर पर्याप्त कारण है तो 90 दिन का समय और दिया जाएगा। टोटल 180 दिन के भीतर अपील फाइल करनी ही होगी, लेकिन इसका सी ऑप्शन सही है। 132 इसका आंसर आप पढ़िए और हमें बताइए 132 का ए है कि बी है कि सी है, क्योंकि हम बता चुके हैं। 133 एससी और एसटी एक्ट की धारा 14A के अधीन ग्रहण की गई अपील का निपटारा हाई कोर्ट द्वारा यथासंभव कितनी अवधि के भीतर किया जाएगा? 3 महीने के भीतर किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है इसका। 134 विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की कौन सी धारा में किया गया है? धारा 15 में स्पेशल लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14 में स्पेशल कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 12 में माप और फोटो 10/13 का अपराध बनता है। 135 निम्नांकित में से कौन विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा? राज्य सरकार ही नियुक्ति करती है। बी ऑप्शन सही है। 136 विशेष लोक अभियोजक अथवा अनन्य लोक अभियोजक के लिए निम्नांकित में से कितने वर्ष अधिवक्ता के रूप में उसने विधि व्यवसाय का अनुभव आवश्यक है? 7 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 137 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार एक लोक अभियोजक स्पेसिफाई करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो? प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी। 7 वर्ष, इसका बी ऑप्शन सही है। 138 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के अधीन अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन कर सकता? राज्य सरकार करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 139 अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना आवश्यक है? इसका आंसर कमेंट में बताइए, लेकिन 139 का ए है, बी है, सी है, इस प्रकार बताइए जिससे हम देख सकें आप लोग सही आंसर दे रहे हो कि गलत दे रहे हो। 140 एससी और एसटी एक्ट 1989 में नया जोड़ा गया अध्याय 4A किससे संबंधित है?
यह संबंधित है पीड़ित और साक्षियों के अधिकार से। इसका सी ऑप्शन सही है। 141 किसी प्रकार के अभित्रास, पिपीड़न या उत्पीड़ना या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा राज्य सरकार का, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 142 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 की धारा 15A(6) किसको न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करने का कर्तव्य विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पर अधिरोपित करती है। पीड़ित को, पीड़ित के आश्रित को, सूचनाकर्ता या साक्षियों को। डी उपरोक्त सभी को प्रावधान करती है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 15A(6). 143 पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में प्राप्त शिकायत में जांच या इन्वेस्टिगेशन ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 माह है। 144 न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के कतिपय अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम स्पेसिफाई करने का कर्तव्य किस पर अधिरोपित किया गया है? स्कीम राज्य सरकार पर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 145 राज्य सरकारों को विधि का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त या अभियुक्तों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? सामूहिक 16 में सामूहिक जुर्माने के बारे में बताया गया है। SC/ST एक्ट 1989 के तहत इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 146 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 16 में। 16 से सामूहिक जुर्माना, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 147 SC और ST एक्ट 1989 के अंतर्गत अपराध के दोषी व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान है। सामूहिक जुर्माना वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, न कि विशेष न्यायालय के पास, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। 148 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत सामूहिक अर्थदंड अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास धारा 16 में है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 149 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 अनुसूचित जाति
जनजाति एक्ट 1989 की धारा 16 के तहत राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति का प्रावधान निम्नांकित में से कौन से अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाएगा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के तहत। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 SC एवं ST एक्ट 1989 के अंतर्गत वर्णित किस प्रावधान में राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूलने से संबंधित सभी अन्य विषयों के लिए लागू करने की शक्ति है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही है इसका। 152 SC और ST एक्ट की निम्नांकित में से किस धारा के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है? धारा 17 में। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक, धारा 16 में सामूहिक जुर्माना, धारा 17 में विधि और व्यवस्था तंत्र के बारे में बताया गया है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। 153 SC और ST एक्ट के अंतर्गत किसी भी स्थानीय क्षेत्र को अत्याचार उन्मुख क्षेत्र घोषित किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। शक्ति प्रदान की गई है SDM, DM, पुलिस उप अधीक्षक से नीचे का ना हो, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 154 निम्नांकित में से कौन SC और ST एक्ट 1989 के तहत किसी क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा? जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी। डी उपरोक्त सभी है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 155 अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत एक लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? जिला मजिस्ट्रेट, DM, SDM, पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। यह सभी तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 156 SC एवं ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार उन्मुख क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। 157 धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने से पूर्व कौन सी पूर्व शर्त है? क्षेत्रों को अत्याचार उन्मुख क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना, नोटिफाई करना। डी ऑप्शन। 158 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को CRPC की धारा 438 लागू ना होना प्रावधानित है। BNS की धारा 482 हो चुकी है।
जो अग्रिम जमानत की बारे में प्रावधान करती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है धारा 18 के तहत। 159, अगर कोई व्यक्ति SC ST का पर्सन 1989 के तहत अपराध करता है तो CRPC 1973 की धारा 438, BNS की धारा 482 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह धारा 18 में प्रावधानित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 160, SC एवं ST एक्ट 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 161, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार? CRPC की धारा 438, BNS की धारा 482। कोई बात इस एक्ट के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। धारा 18, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 162, CRPC 438 की कोई बात इस एक्ट के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 163, अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, उसे CRPC की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत पाने का अधिकार होगा, क्योंकि जमानत एक अधिकार है, खैरात नहीं। बिल्कुल गलत। उसके स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन हुआ है। बिल्कुल नहीं। उसको दोषी नहीं ठहराया गया, जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस एक्ट की धारा 18 BNSS 482 के प्रवर्तन का वर्जन करती है, इसलिए लागू नहीं होगी। डी ऑप्शन हो जाएगा। 164, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त निम्न प्रावधान के अधीन जमानत हेतु आवेदन नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन 438 के तहत और BNSS 482 के तहत। 165, यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह निम्न अदालतों में से किसको अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है? अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है किसी भी न्यायालय को नहीं, क्योंकि धारा 18 अग्रिम जमानत के ऊपर रोक लगाती है इस एक्ट में। और अग्रिम जमानत का प्रावधान BNSS की किस धारा में है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 166, CRPC 1973 की कौन सी धारा उन शक्तियों पर लागू नहीं होती जो कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध करते हैं? 438 धारा 18 लागू नहीं होती। BNS की धारा 482। 167, निम्नलिखित किस
प्रकरण में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के बारे में चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलोटिया के केस में संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 168 किस प्रकरण में यह ठहराया गया था कि धारा 18 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करती? मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलोटिया के मामले में ठहराया गया था कि यह संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 179 यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, और यदि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक नहीं है तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना अत्याचार अधिनियम के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस दिए हैं? डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के केस में। बी ऑप्शन होगा इसका। 170 निम्नलिखित में से नवीनतम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के केस में। जो रामकृष्ण बलोटिया का केस है उसमें विधि के सार के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 14-21 का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन इस केस में सुभाष काशीनाथ महाजन राज्य इसका सही ऑप्शन है। 171 यदि किसी व्यक्ति पर अत्याचार निवारण एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राथमिक जांच का होना आवश्यक नहीं होगा का प्रावधान किया गया है। धारा 18A के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही है। 172 यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अत्याचार निवारण एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। बी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एक्ट के अधीन प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा। 173 एससी और एसटी एक्ट 1989 के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 360 और बीएनएस की धारा 401 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना प्रावधानित है धारा 19 में, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 174 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 19 के अनुसार इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। अंशतः सही है। बीएनएसएस की धारा कौन सी है बताइए कमेंट के माध्यम से।
175 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 176 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है। अगर वह 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा के तहत लाभ दिया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। 177 सीआरपीसी की धारा 360 और बीएनएसएस की धारा 401 यह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 प्रावधान इस एक्ट के अधीन अपराधों के दोषी व्यक्तियों के लिए सामान्यतः लागू नहीं होते, लेकिन वह उपबंध तब लागू हो सकते हैं जब 18 वर्ष से अधिक नहीं है बच्चे की आयु। बी ऑप्शन सही है। 178 क्या एससी एसटी एक्ट के अधीन दोषी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वहाँ लागू नहीं होती। ए ऑप्शन। 179 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परिवीक्षा एक्ट 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। तब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 3 और 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की बीएनएस की धारा 401। 180 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 का अन्य विषयों पर ओवरराइड न होना। धारा 22 में धारा 20 में बताया गया है ओवरराइड के बारे में। ओवरराइड ओ से ओ इस प्रकार याद किया था, इसलिए धारा 20 है। बी ऑप्शन सही होगा। 181 निम्नांकित में से कौन ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त बनाए इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हो। राज्य सरकार उपाय करेगी। सी ऑप्शन। 182 अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्टियाँ होगी। विधिक सहायता, पीड़ितों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार, ट्रायल के दौरान साक्षी व्यय। डी उपरोक्त सभी। 183 निम्न में से कौन सा राज्य के दायित्व की श्रेणी में नहीं आता। यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य का दायित्व है। प्रभावी ढंग से लागू करना, इलाके में स्कूल खोलना ही राज्य का दायित्व है। डी ऑप्शन। 184 निम्नांकित में से कौन प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर धारा 21 के उपबंधों के अधीन किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी। केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को नियम है। बी ऑप्शन सही है इसका। 185 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट
1989 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत गुड फेथ की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? धारा 22 में गुड फेथ के बारे में बताया गया है और धारा 23 में केंद्र सरकार नियम बनाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, धारा 22। 186 ए ने अपने अनुसूचित जाति के नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। कोई सबूत नहीं है इस बात का। ए ने नौकर को इरादतन अपमानित किया था, तो यह SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 187 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत नियम बनाने की शक्ति प्रावधान है? धारा 23 में नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को है। 188 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 की धारा 23 के अंतर्गत राज्य पत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाने का जो अधिकार है केंद्र सरकार का है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। 189 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 23 में। 190 निम्नांकित में से कौन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस एक्ट के प्रयोजनों को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकती है? केंद्र सरकार धारा 23 में नियम बना सकती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 191 अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट 1989 की धारा 23 के अंतर्गत इस एक्ट के प्रयोजन के लिए नियम बनाने की पावर किसको है? कमेंट में बताइए आप। एक 192 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? 30 दिन के लिए, बी ऑप्शन सही होगा। 193 अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 के अधीन गुड फेथ में की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई निम्नांकित में से किसके विरुद्ध नहीं होगी? उपरोक्त सभी के विरुद्ध नहीं होगी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 194 अनुसूचित जाति और जनजाति नियम 1995 के किस नियम के तहत आश्रित को परिभाषित किया गया? आश्रित को परिभाषित किया गया है 2B में, बीवी पर आश्रित, इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका। 195 पूर्व प्रावधानात्मक एवं निवारक उपाय का उपबंध किया गया है नियम 3 के तहत, बी ऑप्शन हो जाएगा। 196 अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का ना हो, जो पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे का ना हो, उपरोक्त दोनों।
उपरोक्त दोनों नहीं है। इसका बी ऑप्शन है, उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का ना हो। 197 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत किए गए अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कितने समय के भीतर देगा? इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका 30 दिन है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए इंक्वायरी कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा? रिपोर्ट सौंपेगा 30 दिन के भीतर। इसके बाद 199 इन्वेस्टिगेशन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत के बाद पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कितनी अवधि के भीतर 60 दिन के भीतर रिपोर्ट देगा? इसका सी ऑप्शन है। 200 अनुसूचित जाति और जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना का उपबंध किया गया है नियम 8 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 201 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के नियम 10 के अंतर्गत विशेष अधिकारी की नियुक्ति परिलक्षित क्षेत्र में की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट की रैंक से अन्यून ना हो, डी ऑप्शन सही होगा। 202 अनुसूचित जाति जनजाति नियमावली 1995 के नियम 12(4) के अंतर्गत किसी लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिए क्षतिपूर्ति की राशि अधिकतम 2 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए तो नहीं है, इसलिए 1,80,000 रुपये होगा, ए ऑप्शन। 203 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के गठन का उपबंध है? धारा 17 में सतर्कता, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 204 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 205 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? धारा 18 में है। इस प्रकार 205 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 से। इसके 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद हम अगला एक्ट उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।